देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी उनमें पहली बड़ी खबर है देश की विभूतियों को पद्म सम्मान। देश के किन महान नायकों को आज राष्ट्रपति महोदया ने पद्म पुरस्कारों से नवाजा, बताएंगे इस खबर को विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी खबर है अब असम में यूसीसी की तैयारी। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने आज असम विधानसभा में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश कर दिया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब यूसीसी पर पहल करने वाला असम तीसरा राज्य बन गया है। क्या है इस खबर के मायने, इस खबर पे करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की तीसरी बड़ी खबर है जनता दरबार घुसपैठ पर वार। बंगाल से ही खबर। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने जनता दरबार की शुरुआत की है तो घुसपैठ रोकने पर भी तेजी से काम चालू हो चुका है। क्या है खबर, इस खबर को भी बताएंगे विस्तार से। शुरुआत करते हैं सुर्खियों हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए साल के पहले पद्म सम्मान। अभिनेता धर्मेंद्र और प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजन को पद्म विभूषण। भगत सिंह कोश्यारी, उदय सुरेश कुमार कोटक और पीयूष पांडे समेत 66 विभूतियों को पद्म सम्मान। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम भी यूसीसी के लिए तैयार। विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी असम बिल 2026। 27 मई को विधानसभा में होगी चर्चा। एनडीए ने कहा पूरा हुआ एक बड़ा चुनावी वादा। पश्चिम बंगाल में दिखने लगा सत्ता परिवर्तन का असर। जन सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दरबार। अपराधियों और घुसपैठियों पर तेज हुआ कानून का वार। देश में ईंधन और उर्वरक के पर्याप्त भंडार। सरकार ने कहा एलपीजी रिफाइनरियों का उत्पादन 50,000 टन प्रतिदिन तक पहुंचा। ऊर्जा स्रोत बढ़ाने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से बात। सीबीआई करेगी तुषार शर्मा की मामले की जांच। स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, न्याय का रखे भरोसा। मीडिया को पीड़ित और आरोपियों के परिवार के बयान दिखाने में संयम बरतने की भी सलाह। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों के लिए कई विशिष्ट हस्तियों को आज सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के पहले चरण में आज 66 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। बीते कुछ वर्षों में समाज के ऐसे नायकों को ये सम्मान दिए जा रहे हैं जिन्होंने काम तो बहुत बड़े किए लेकिन उनको समाज में अभी तक उतनी तवज्जो नहीं मिली थी जिसके वो सच में हकदार थे। समाज के ऐसे गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों के मिलने के सिलसिले के बाद इन्हें पीपुल्स पद्मा कहा जाना शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित वर्ष 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने यह सम्मान ग्रहण किया। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बहुमुखी और सफल अभिनेताओं में से एक थे। धर्मेंद्र ने करीब 300 फिल्मों के जरिए अपनी अमिट छाप छोड़ी। वायलिन की महान साधिका डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2026 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजम ने अपने 75 साल के लंबे संगीत सफर में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई। इन्होंने गायकी अंग शैली की शुरुआत की। डॉक्टर राजम दुनिया भर में सिंगिंग वायलिन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवधान कला के महान आचार्य शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को पद्म भूषण से सम्मानित किया, जिन्होंने प्राचीन संस्कृत कला अष्टावधानम को पुनर्जीवित किया और भारत और विदेश में 1000 से अधिक प्रस्तुतियां दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वह प्रतिष्ठित समाजसेवी, शिक्षाविद,
पत्रकार और समर्पित राष्ट्रवादी नेता हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उदय कोटक ने बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को आम लोगों के लिए आसान बनाया। प्रतिष्ठित राजनेता, विद्वान और खेल प्रशासक प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मल्होत्रा 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली में आधारभूत संरचनाओं के स्वर्णिम युग का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर कलीपति रामासामी पलनिस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर कलीपति को 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सहित कई संस्थाओं का नेतृत्व करते हुए वंचित वर्ग की सेवा में समर्पित रहे। भारतीय विज्ञापन जगत की अग्रणी हस्ती पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पीयूष पांडे ने भारतीय विज्ञापन को वैश्विक पहचान दिलाई और मिले सुर मेरा तुम्हारा सहित 100 से ज्यादा चर्चित विज्ञापन प्रस्तुतियां दी। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भोजपुरी लोक गायक और संगीतकार भरत सिंह भारती, डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले और पूर्व यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार समेत कुल 58 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाकी पद्म पुरस्कार बाद में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात यूसीसी की करेंगे। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में असम देश का तीसरा राज्य बन गया है। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने आज विधानसभा में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी बीजेपी सरकार ने अपने बेहद पुराने एजेंडे यूसीसी पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने पर भाजपा ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने की बात कही तो विपक्षी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि यूसीसी न सिर्फ नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करेगा बल्कि महिलाओं के हक को भी सुरक्षित करेगा। असम की राजनीति और देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बहस के बीच सोमवार को असम विधानसभा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सहजीवन यानी लिव इन संबंधों से जुड़े कानूनों को एक समान और सरल बनाएगा। इस बिल पर 27 मई को विधानसभा में चर्चा होगी। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने कहा कि चुनाव के समय किया गया एक बड़ा वादा हेमंता सरकार ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मैंने आज सदन में यूसीसी पेश किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो इसे पहले ही सत्र में पेश किया जाएगा और आज ठीक वैसा ही हुआ। That has happened today. मैं बहुत आभार थैंक्स देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। इस बार आज ये ऐतिहासिक दिन आया है, हिस्टोरिकल डे होगा। हम एनडीए विधायक होने के नाते 100% यूसीसी के पक्ष में रहूंगा। जहां हेमंता सरकार और एनडीए नेता असम की पहचान को बचाए रखने के लिए इस बिल को बहुत खास बता रहे हैं, तो विपक्षी दल इस विधेयक के प्रावधानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। यूसीसी का जरूरत क्या है? यूसीसी लेके आया विधानसभा में, किसके साथ बात किया? कि असम का लोगों का साथ तो बात नहीं किया, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन से तो बात नहीं किया। ये कानून का जरूरत क्या है? इससे क्या लाभान्वित होगा असम? संविधान में प्रोविजन है 44 में जो स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट ये यूसीसी ये कर सकता है, यूसीसी को लागू कर सकता है, लेकिन वो लोग संविधान को नहीं मानता है। असम विधानसभा में पेश किए गए विधेयक के प्रावधानों की बात करें तो बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, उत्तराधिकार के लिए समान नियम, पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अनुसूचित जनजातियों को दायरे से बाहर रखा गया है। ये विधेयक असम के मौजूदा रीति रिवाजों और समारोह के अनुसार शादियां करने की अनुमति देकर सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी बनाए रखता है। ये बिल नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी करता है।
राज्य के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को भी प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों से छूट मिली है। उनके रीति रिवाजों और अनुष्ठानों पर यह बिल लागू नहीं होगा। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से यह भरोसा दिलाया कि यूसीसी में वनवासी और जनजातीय समूह की परंपराओं के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भेद पैदा कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। सरकार ने कहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, कानूनी स्पष्टता आएगी, समान उत्तराधिकार व्यवस्था लागू होगी और संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को लागू किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी पर कदम बढ़ाने वाला असम अब तीसरा राज्य बन गया है। बीजेपी लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की बात कहती रही है और अब भाजपा शासित राज्यों में बीजेपी इस दिशा में तेजी से पहल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जल्दी से आपको बताते हैं कि यूसीसी को लेकर देश में इस वक्त स्थिति क्या है। अगर बात की जाए आज़ादी के बाद से तो कहां पर लागू है। उत्तराखंड में 20 जनवरी 2025 से यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसके अलावा गुजरात में 24 मार्च 2026 को गुजरात की विधानसभा से इसे पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके आगे का चरण जारी है और गोवा वो राज्य है जहां पे आज़ादी से पहले एक प्रकार से ये व्यवस्थाएं लागू ऑलरेडी हो रखी हैं। इसी तरीके से यूसीसी लाएगा कानून में समानता। वो कौन से कानून व्यवस्थाएं होंगी, उसमें विवाह, तलाक और गोद लेने के जो नियम है वो सभी नागरिकों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए समान होंगे। उत्तराधिकार का नियम हो, संपत्ति बंटवारे का नियम हो, गुजारा भत्ते की बात हो, ये सभी समान नियम के तौर पे सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान होंगे, यानी कि समान नागरिक संहिता सभी पर लागू होगी। संविधान के अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है और यह संविधान सम्मत व्यवस्था एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यूसीसी की एक प्रकार से है, जो इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। नागरिकों के लिए समान संहिता की बात संविधान में लिखी गई है और ये कहा गया कि इस प्रकार का प्रावधान हो कि सरकार ऐसे प्रावधान बनाए और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता एक प्रकार से यूसीसी को लागू करे। तो ये संविधान सम्मत व्यवस्था जो कि यूसीसी के माध्यम से अब चरणबद्ध तरीके से कुछ राज्यों में शुरुआत हुई और असम एक प्रकार से तीसरा राज्य है। आदिवासी समाज और यूसीसी की अगर बात की जाए तो विशेष संवैधानिक संरक्षण एक प्रकार से दिया गया है तमाम जो जनजातीय समाज के लोग हैं और उनको एक तरीके से उनकी प्रथाओं को, उनके कल्चर को बनाए और बचाए रखने के लिहाज से संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में इस संरक्षण की व्यवस्था का जिक्र किया गया है, उसका बात की गई है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 371 के तहत भी विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि जो आदिवासी समाज, जनजातीय समाज है, उनकी जो कल्चरल एक तरीके से आइडेंटिटी है वो बनी रह सके, जो तमाम विविधताएं हैं वो बनी रह सके। पंचायती राज व्यवस्था में भी इस प्रकार का प्रावधान किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों में विशेष प्रकार के छूट के प्रावधान किए गए थे ताकि वो जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बनी रह सके। 10.42 करोड़ आदिवासी आबादी मौजूदा देश में है इस वक्त। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े, निश्चित तौर से नई जनगणना में ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो लेकिन अपने आप इतनी बड़ी आबादी के लिहाज से अगर बात की जाए ये महत्वपूर्ण। यूसीसी पर प्रमुख न्यायिक टिप्पणियों की अगर बात की जाए तो शाहबानो केस 1985 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। इसके अलावा जॉर्डन डिएंग डेन मामला भी 1985 का है, जिसमें यूसीसी को लेकर तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकल के आई। सरला मुदगल केस 1995, ये भी अपने आप में तमाम बड़ी नजीरों के तौर पर देखा जाता है। पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी केस जो 1996 का है, इसमें भी यूसीसी को लेकर तमाम समान नियमों की बात की गई है। लिली थॉमस का केस साल 2000 का, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण केस के तौर पर गिना जाता है, जहां पे तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जॉल बल्लम मट्टम केस 2003 का है, इसमें भी यूसीसी को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। शबनम हाशमी का केस 2014 का है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, सीधे तौर पर यूसीसी को एक तरीके से लाने की बात की है। 2017 का सायरा बानो का केस को भी अपने आप में एक नजीर के तौर पर देखा जाता है। उस यूसीसी को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है।
आदिवासी और यूसीसी से बाहर क्यों रखा गया, उसके भी तमाम प्रावधान हैं। सांस्कृतिक विविधता का पर उन पर असर ना पड़ने पाए, इस बात को ध्यान में रखा गया। इस लिहाज से आदिवासियों को उनकी पहचान के साथ स्वतंत्रता दी गई। धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न को लेकर भी लगातार एक तरीके से बात होती रहती है, तो इस लिहाज से भी आदिवासी जो जनजातीय समाज है उसके लिए उनके अधिकारों को भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। आदिवासी परंपराओं में हस्तक्षेप की आशंका होती है, इस लिहाज से भी यूसीसी से उन प्रावधानों से इनको बाहर रखने की व्यवस्थाओं का जिक्र लगातार होता है, जहां पर भी यूसीसी लागू है। सामाजिक सहमति की जरूरत को लेकर भी बात होती है, उस लिहाज से भी एक बहस होती है, लेकिन उसको लेकर भी किस तरह से आगे बढ़ा जाए वो प्रावधान भी दिखाई पड़ते हैं। पारंपरिक कानून समाप्त होने का डर एक प्रकार से होता है, इसलिए भी यूसीसी से की व्यवस्थाओं से आदिवासी जनजातीय समाज को बाहर रखने की बात है। और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित होने की जो आशंका, इस प्रकार की जो तमाम बातें हैं उसमें दिक्कतें परेशानियां ना होने पाए, इसलिए समान नागरिक संहिता में इन तमाम व्यवस्थाओं को भी एक प्रकार से रखा गया है। तो आज ये तमाम बड़ी बातें साफ तौर पर हैं, जिस तरीके से राज्य तीसरा बन गया है असम, जहां पर यूसीसी को लेकर पहल की शुरुआत की गई। इससे बड़ी खबर पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना, तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे उस बड़ी खबर का, जिसमें असम में आज यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया गया है विधानसभा में, और तीसरा राज्य असम बन गया है इस प्रकार की व्यवस्था में आगे बढ़ने को लेकर। इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, उत्तराखंड गुजरात के बाद असम में यूसीसी की बारी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण खबर, और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सुरेश जोशी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा निखिल जैन जी हैं जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शेखर अय्यर जी, आप तीनों का स्वागत है। निखिल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब तीसरे राज्य के तौर पे असम ने पहल की है, लेकिन कांग्रेस का विरोध दिखाई पड़ रहा है। जब सभी देश के नागरिकों के लिए समान नियम, कायदे, कानून की व्यवस्था अगर आगे बढ़ रही है, संविधान संबद्ध बात अगर आगे बढ़ रही है, तो ये विरोध किस ओर क्यों? अरिंदर जी, आपने कहा समान नागरिक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उससे पहले आपने बताया कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए इसमें एक्सेप्शन है कि ये ट्राइबल्स पे नहीं लगेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी ये कहना चाह रही है कि ट्राइबल्स नागरिक नहीं है, या फिर वो ये कहना चाह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए है लेकिन ट्राइबल्स के लिए नहीं है? ट्राइबल्स के लिए नहीं है तो यूनिफॉर्म कैसे है, समान कैसे है? सबसे बड़ा तो दिक्कत यही है। दूसरी बात, इसमें इस तरीके कुछ अच्छे कानून भी हैं लेकिन बुरे भी हैं। जिस तरीके से इसमें कहा जाता है कि अगर आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हैं, और ऐसी चीज हमने उत्तराखंड के यूसीसी कानून में भी देखी, गुजरात में भी देखी, कि अगर आप लिव इन में हैं तो आप 1 महीने के अंदर सरकार को बताइए, सरकार को आप नहीं बताएंगे तो आपको जेल डाल देंगे। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता कि लिव इन और मैरिज में, वेडिंग में फर्क होता है, जो शायद बीजेपी की सरकारों को समझ नहीं आता। उसमें लैक ऑफ कमिटमेंट होती है, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। अगर मैं शादी किसी महिला से नहीं कर रहा हूं, वो महिला मेरे से नहीं कर रही है,
है तो मैं सरकार को जाके क्यों बताऊं, किसी रजिस्ट्रार को, किसी थाने में? और अगर मैंने नहीं बताया तो मुझे भी और मेरी प्रेमिका को भी, दोनों को आप उठा के जेल डाल देंगे। ये कौन सा न्याय हुआ? ये किस लिए करा जा रहा है? और उसके बाद ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि किस तरीके से बीजेपी जिन संगठनों को समर्थन देती है, जैसे कि बजरंग दल हो गया, वीएचपी हो गया, ये प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, किसी भी किस्म के नॉन मैरिटल रोमांटिक रिलेशनशिप को ये लोग कैसे देखते हैं? वैलेंटाइंस डे पे डंडे लेके भागते हैं कपल्स के पीछे, उन्हें मारने को उतारू रहते हैं। अब ऐसे राज्य में जब किसी राज्य में जब बीजेपी की सरकार हो, बजरंग दल, वीएचपी एकदम अपने चरम पे काम करें, वहां पर आप ये चाहते हैं कि एक लड़का लड़की जिन्होंने विवाह नहीं करा है लेकिन साथ रहते हैं, वो जाके सरकार को बताएं ताकि बजरंग दल के लोग उनके घर पे आए और उनकी लिंचिंग कर दें। ये बेतुका कानून है। उसके बाद जो आप समानता की बात करते हैं, समानता तो इसमें दिखती नहीं है क्योंकि आपने ट्राइबल्स के लिए पहले ही एक्सेप्शन कॉज कर दिया। एंड मेरा यही सवाल है, ये दो सबसे बड़े सवाल। ठीक है सुरेश जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब कई असमानताएं या इस प्रकार से अव्यवहारिक व्यवस्थाएं इस कानून के माध्यम से हैं जिस पर आपको सोचना चाहिए और आपके राजनीतिक एजेंडे में तो फिट बैठता है, लेकिन देश के नागरिकों के लिहाज से भला एक तरीके से होता नहीं है। सुरेश जी। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि आज हम जो तीसरे राज्य में गए हैं, क्योंकि देश की ये नीड है, देश की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी तो आज नहीं, हम तो 89 से कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जब भी बीजेपी की मेजोरिटी की सरकारें आएंगी, प्रदेशों के अंदर सरकारें आएंगी, तो हम देश में यूसीसी लागू करेंगे। हम देश के अंदर जो है कि हमने कहा था कि 370 जो है कि यहाँ से हटाएंगे। हमने कहा था कि भाई हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। ऐसे काफी मुद्दे थे, उनमें से एक विषय यूसीसी भी है। देखिए कांग्रेस हमेशा जो है कि जहां पर भी देश की बात आती है, जहां पर देश के संविधान और कानून की बात आती है, वहां पर उस हर पक्ष का विरोध करती है, क्योंकि कांग्रेस जो है कि सिर्फ वोट की राजनीति करती है। अब आप देखिए कि भाई कांग्रेस के टाइम पर ही, जब कांग्रेस रिजीम पे होती थी, साहबानों का प्रकरण उसी समय हुआ था। भाई अगर यूसीसी के आने से इस देश की महिलाओं को सम्मान मिलता है, इस देश की महिलाओं को उनके वो राइट्स मिलते हैं जो सबको मिल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? अब आप बताइए कि भाई 3 तलाक का ही अगर विषय को आप ले लें, तो यूसीसी के आने के बाद कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम समाज का है, वो सिर्फ टेलीफोन पे, मोबाइल पे या किसी चौराहे पे खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोल दिया और 3 तलाक हो गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वोट की राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी उसको जो है डिनाई कर देते हैं। देश के अंदर की क्या परिस्थितियां उसको नहीं देखते हैं। अब आप बताइए कि भाई आज अब ये जो इन्होंने नई बहस छेड़ी है, उसमें ये कहते हैं कि आदिवासियों को लेकर के, आदिवासियों के विषयों को लेकर के, देखिए सांस्कृतिक परंपराएं, हम बार बार कहते हैं कि ये देश जो है वो परंपराओं के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आज से नहीं हजारों वर्षों से खड़ा है। तो अगर किसी की सांस्कृतिक आस्था को, किसी के परंपरा को अगर कहीं पर कोई ठेस पहुंच रही है, तो ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सरकार में हैं, तो सरकार की ड्यूटी है कि भाई वो उस विषय को भी ध्यान में रखेगी जिस विषय से कहीं न कहीं किसी समाज को आघात पहुंच रहा है। तो इसलिए ठीक जी शेखर जी, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का विरोध राजनीतिक विरोध महज है या फिर उनकी जो चिंताएं हैं वो जेन्युइन कंसर्न्स के तरीके से हैं? शेखर जी। नहीं, देखिए बात है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज की बात नहीं है। हमारे जब संविधान बनाया गया था, जब संविधान अडॉप्ट किया था, उसी में ये प्रावधान है जो आप जिसको कहते हैं आप निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी में है। आर्टिकल 44 में क्लियरली कहा गया है कि स्टेट को ही इस तरह की एक कानून लाने की प्रयत्न करना चाहिए। तब सवाल है इतने सालों के बाद क्यों हो रहा है, ये क्यों रोका गया? जब आपने हिंदू का कोड बिल लाए थे वहां सुधार लाने के लिए हिंदू समाज में, अब ऐसी कानून क्यों रोका गया? और ये सिविल कानून क्यों नहीं किया गया उस समय? क्या कारण था? पंडित नेहरू जी के समय क्यों रोका गया? देखिए ये जो बात बार बार हो रही है भाई लिव इन को रजिस्टर करना है, नहीं तो नहीं, उसके पूरा कानून में बताया गया क्यों। देखिए शादी के नाम पे कई महिलाओं को धोखा दिया गया है, उन बच्चों को मतलब रास्ते में छोड़ा गया है। ये ऐसा एक, क्योंकि मैरिज हो या लिव इन रिलेशन पे कोई पाबंदी नहीं है जी, लेकिन ऐसे संबंधों से जो बच्चा जो बच्चे आएंगे उनकी देखभाल कौन करेगा, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शादी करते हैं तो। और दूसरी बात, सारे शादियों को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा।
देखिए सारे मैरिजेस इसमें रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि उत्तराखंड का जो कानून है वो एक मॉडल कानून है। उसी को गुजरात ने भी अपनाया, उसको अभी आज असम भी कानून को लाया है, और जाके और 3 राज्यों करने हैं, वो मध्य प्रदेश भी है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, तो एक एक करके, और छत्तीसगढ़ भी कर रहे हैं। अब सवाल आ रहा है, एक मॉडल दिया गया था, वो भी कैसे एक कमेटी बनी गई थी, उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी गठन की थी। देखिए सवाल है कि जिस प्रावधान को आपको लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है, उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कॉमन ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो अलग है तो कर सकते, बिल्कुल, तो उसके लिए तमाम दरवाजे खुले हुए। निखिल जी, सवाल यही है कि महज विरोध के लिए विरोध है, या फिर अगर समस्याएं भी हैं तो उस समस्या के समाधान के लिए नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे? आपने लिव इन को लेकर जो बात की उसके प्रावधान बहुत विस्तार से दिए गए हैं, उसकी वजहें भी बताई गई हैं, इस चर्चा में भी उसका जिक्र निकल के आ रहा है, तो क्या ये महज विरोध के लिए विरोध हो रहा है? अरेंद्र जी बिल्कुल नहीं। अगर कभी किसी लिव इन रिलेशनशिप से एक बच्चा जाना जाता है और उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से अगर आदमी मना करता है तो बिल्कुल सरकार को उसके लिए कानून बनाना चाहिए, उसमें मैं कोई गलती नहीं मानता। लेकिन आप ये कहें कि आप लिव इन रिलेशनशिप को जाके रजिस्टर कराएं, नहीं कराएंगे तो आपको जेल डाल देंगे, ये सरकार की जो गंदी मंशा है वो दिखाता है। ये प्रोविजन शादियों के लिए भी कि आपको उसकी भी जानकारी देनी है। शादी का जो कॉन्सेप्ट है और लिव इन का कॉन्सेप्ट है बहुत अलग है। लीगली स्पीकिंग एज अ लॉयर आई कैन से कि बहुत ज्यादा फर्क है। शादी में फ्रॉम द स्टार्ट हमेशा इन्वॉल्व होता है। आप सब रजिस्ट्रार के पास वेडिंग रजिस्टर कराते हैं, अगर आपको तलाक लेना है, डिवोर्स लेना है तो आप कोर्ट में एक पिटीशन लगाते हैं। तो शादियों में हमेशा से ये चीज होती है, लिव इन में ये नहीं होती। और यही फर्क है एक लिव इन में और एक शादी में, जहां पर लड़का और लड़की अभी शादी के लिए सहमत नहीं है लेकिन साथ रहने के लिए सहमत है। यही डिग्री का फर्क होता है, पहली बात। दूसरी बात, 3 तलाक का जिक्र मेरे बीजेपी के मित्र ने करा, वो शायद भूल गए हैं कि 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई थी जिसने ये कहा था कि 3 तलाक इज नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक। तो आप फोन पे, चिट्ठी से, मुंह से जैसे भी तलाक 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 बोले, उससे किसी महिला को आप तलाक नहीं दे सकते। उसके बाद भारत सरकार कानून भी लाई, उन्होंने तो यह कह दिया कि किसी आदमी ने अगर महिला को 3 तलाक दे दिया तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। अब मुझे यह नहीं समझ आता कि जब वो तलाक ही नहीं है तो आप उसे जेल कैसे डालेंगे। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 370 का जिक्र करा और राम मंदिर का जिक्र करा। मैंने याद दिला दूं, राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बना है, बीजेपी की सरकार से नहीं बना। बीजेपी की सरकार समर्थन कर रही थी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं आप ही बात आ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं बात यहां आ रही कि लोगों के अगर समान नागरिक संहिता, जो कि संविधान में जिस बात का जिक्र है, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात कही गई, अगर उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है तो विरोध क्यों? उसमें सुधारात्मक जो व्यवस्थाएं हो सकती है आप कहिए, राजनीतिक विरोध के लिए उसका विरोध क्यों? अरेंद्र जी, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यह लिखा हुआ है कि सरकारों को यूसीसी बनाने चाहिए जिसमें उन्हें फिलानी कम्युनिटी के लिए एक्सेप्शन डालना चाहिए? वहां तो नहीं लिखा हुआ। अगर आप एक्चुअली यूसीसी बनाना चाहते हैं जैसे संविधान में अनुच्छेद 44 में लिखा है, तो आप ट्राइबल्स पे भी बनाइए। ट्राइबल्स को आप हटा रहे हैं, लेकिन आप हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाई को, जैन को, पारसियों को डाल रहे हैं। संविधान में यही तो लिखा है ना कि जो सरकारें हैं ये उनकी जिम्मेदारी लागू करे, तो सरकार अपने पूरे विवेक से वो चीजें तय कर रही है। सुरेश जी, सवाल यही है। अच्छा, एक छोटी सी चीज में समय की सीमा जल्दी से। हाँ अरेंद्र जी, एक छोटी सी चीज में और बोल दूं। ये आर्टिकल 44 की तो बात करते हैं, आर्टिकल 38 में जब कहा जाता है आप साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करें, वो तो नहीं करा जाता। कॉलेजेस के प्रोफेसर हमारे रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से गौमूत्र से कैंसर ठीक हो सकता है। उसमें तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि कास्ट सेंसस करके समाज का एक्सरे करके गरीबों को पैसा दिया जाए, उसमें दिक्कत हो जाती है। आपका पॉइंट आ गया। सुरेश जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। जी नहीं, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि सुधार की गुंजाइश तो हर विषय पे सुधार की गुंजाइश भी रहती है। अगर कोई अच्छा सुझाव है तो वो लिया भी जा सकता है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिन विषयों की हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से पहले या 2014 से पहले भी तो हो सकते थे ना। अगर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि ये तलाक को लीगल नहीं माना, तो भाई तब तक जो है कि 2017 तक जो है कि क्यों तलाक होता रहा, ये किन सरकारों में होता रहा। आखिर हिंदू मैरिज एक्ट बिल आता है, हिंदू मैरिज बिल आता है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो लोग कहते हैं कि हम जो है सरकार के संविधान को नहीं मानते, उन पे बिल क्यों नहीं आता है। आज देश की जनता ये पूछना चाहती है कि क्या इस देश के अंदर 2 कानून चलेंगे? कानून तो एक ही चलेगा भाई, जब हम संविधान की बात करते हैं और हम पे ये आरोप लगाते हैं कि संविधान को नहीं मानते। लेकिन जो लोग जब से ये देश बना है तब से लेकर आज तक संविधान को नहीं मान रहे, संविधान इनके लिए एक छोटी सी ऐसी पुस्तक है जिसको ये जेब में डाल करके घुमा रहे, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लोगों से उसको बेनिफिट्स मिलने हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। अगर यूसीसी भी आ रहा है, आज तीसरे राज्य ने यूसीसी का वो किया है, आखिर वो भी तो जो हमारा संविधान था,
संविधान के तहत हमारी धाराओं के अंतर्गत ही तो हम लोग ने उसको अडॉप्ट किया ना, कोई अलग से तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अमेंडमेंट भी नहीं किए हैं भाई। हमने तो लागू करने का, जो संविधान निर्माताओं ने इस देश के अंदर आप यूसीसी ला सकते हैं उस विषय को रखा था, उसी को हमने इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। लेकिन बार बार जो है कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी दूसरे धर्मों के नाम पर अपने वोट बैंक को जिंदा रखने के लिए जो एक बंटवारे का सिस्टम कांग्रेस की नीति रही है, आज से नहीं, ये शुरू से, अगर आप 47 से देखेंगे, आज तक देखेंगे, तो ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी उस पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश के सब नागरिकों को, भाई अगर देश के अंदर मोदी जी ने कोई योजनाएं लागू की हैं, उसके बेनिफिट्स अगर हम लोग दे रहे हैं, क्या वो दूसरे समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? वो तो पूरे देश के लोगों को बेनिफिट से मिल रहा है, चाहे राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मकान मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सबको मिल रहा है ना। ठीक है, ओके, ठीक है। शेखर जी, क्या एक प्रोग्रेसिव समाज के नाते हम संवैधानिक व्यवस्थाओं में यूसीसी जैसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने को लेकर तैयार हैं, या फिर स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और समानता जैसे तमाम विषयों पर यह राजनीतिक बहस अभी और लंबी खिंचने वाली है? देखिए, ये बहस का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कानून का पीछे क्या कारण रहा है वो हमें पहले समझना चाहिए। कितने क्रिमिनल केसेस फाइल हुए हैं, कितने पीड़ित महिला ने कहा भाई मुझे शादी के नाम पे धोखा दिया गया, मैं बच्चे को रास्ते में छोड़ के चले गए। और ये जो कानून है ये बड़ा क्लियरली कहता है कि देखिए, जब एक मर्द और एक महिला के बीच में एक संबंध बनता है, वो शादी से हो या बिना शादी से, लेकिन उनके जो उससे जो परिवार बनते हैं वो तो बच्चे होते हैं ना जी। और इसके अलावा अगर मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, कई बार होता है, इसको लेकर कितने पुलिस केसेस है, उसमें क्या कंप्लेंट है, भाई मुझे छोड़ा गया, मुझे मेंटेनेंस नहीं दिया गया, और लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस की प्रावधान नहीं है नॉर्मली। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गया है कि मेंटेनेंस हो, इनहेरिटेंस हो, मान लीजिए संपत्ति की भी बात आएगी। उसके बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी, फिर उनकी लीगल प्रोटेक्शन क्या है। देखिए, ये अब इसमें ये यूसीसी क्लियर क्यों क्या कहता था, भाई ये लीगल चिल्ड्रन है या इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, जब केवल लिव इन वाला ऐसा नहीं है कि हम तो वेस्टर्न नहीं है ना भाई। बिल्कुल, और किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, सामाजिक, बहुत सामाजिक कारण है इसको। बिल्कुल, समाज में वो बैलेंस बनाने के लिहाज से भी आगे बढ़ना पड़े। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है। इस विशेष आयोजन में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज सेवा से जुड़े सम्मानित व्यक्तियों के साथ संवाद भी हुआ। और आज हमने देखा कि 2 चरणों में होने वाले पद्म पुरस्कारों के पहले चरण के पद्म पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति महोदया ने किया। और ऐसे तमाम जिन लोगों को पद्म सम्मान मिले हैं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात, उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करना और तमाम विभूतियों के साथ में गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात, तमाम अन्य वरिष्ठ जन भी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं, तमाम समाज के प्रबुद्ध लोग नजर आ रहे हैं, उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन। और ऐसे में पीपल्स पद्मा के नाम से जो एक परंपरा की शुरुआत हुई है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। हमने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तमाम श्रेणियों में 66 पुरस्कारों से आज लोगों को राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया। कोश्यारी साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, इसके अलावा तमाम अन्य लोग, मरणोपरांत धर्मेंद्र जो अभिनेता, उनको भी आज ये पुरस्कार नवाजा गया। और ऐसे में तमाम अलग अलग विधाओं के महारथी लोग जिन्होंने समाज में बदलाव की एक बड़ी बयार लिखी है, कई ऐसे गुमनाम नायक के तौर पर भी लोग जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, लेकिन उनके काम को वो एक सम्मान अभी तक नहीं मिला था। लेकिन मौजूदा सरकार के माध्यम से, पीपल्स पद्मा के माध्यम से आम जन नायकों को, गुमनाम नायकों को, उनके काम को उत्कृष्ट सम्मान देने की परंपरा की जो शुरुआत हुई, उसका ही नतीजा है कि आज पद्मा पुरस्कारों की एक नई प्रकार की श्रृंखला दिखाई पड़ती है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग, आम लोग आज बेहतरीन काम कर रहे, समाज में बदलाव लेकर आ रहे लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। ऐसे ही तमाम 66 लोगों को आज पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में ये रात्रि भोज गृह मंत्री के द्वारा। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर होगी बंगाल से। यहाँ पे 15 साल के बाद जनता दरबार की हुई है शुरुआत।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बस 2,000 इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात बंगाल से। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद जनता का दरबार लगा, तो वहीं अपराधियों को सड़कों पर खुलेआम हथकड़ी पहनाकर भी घूमता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को बदलने का जो वादा किया था, शायद लगता है कि शुभेंदु अधिकारी उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। बदले हुए माहौल के बाद बंगाल की जनता में भी विश्वास पैदा हुआ है और लोग अब बाहर आकर बीते वर्षों में उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूरे व्यवस्था को सुधारने के लिए उनके उठाए कदमों की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जहां दिन दहाड़े अपराध होते थे, वहीं पुलिस उन्हें हथकड़ी पहनाकर परेड निकाल रही है। अब राज्य में अराजक तत्वों को नहीं बल्कि जनता की सुनी जा रही है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सोमवार को करीब 15 साल बाद फिर से जनता दरबार लगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार सीधे आम लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। जनता दरबार में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग अपनी शिकायतें लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे। जनता दरबार में पहुंचे वंचित शिक्षक और सरकारी डॉक्टर्स ने भी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। लोगों का कहना है कि बंगाल में पहली बार उन्हें सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दरबार को जनता के मुख्यमंत्री की नई कार्यशैली बताया है। ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बोल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जो हम लोग पहले कभी कर नहीं पाए। और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर को हमने बोला जे आपका चाइल्ड समझे हमको बुला लीजिए, नहीं बुलाया। इतना दिनों का संघर्ष, हमको बहुत दिन जेल में डाला। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शुभेंदु अधिकारी जी के साथ हम लोग बात कर सकते, वो आम आदमी बात कर सकते। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ भी कार्रवाई तेज हो गई है। मालदा के गाजौल इलाके से 3 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सभी को इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी स्थित सरकारी भवन में रखा गया, जिसे अब मालदा का पहला होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। दरअसल एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने सभी जिलों में अवैध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश जारी किया था। निर्देश जारी होने की 24 घंटे के भीतर ही मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर सक्रिय हो गया। वहीं मुर्शिदाबाद के लालगोला में भी होल्डिंग सेंटर बनाया गया है, जहां 3 बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। सभी बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। राज्य में ममता सरकार में तोलाबाजी यानी अवैध वसूली का बोलबाला था, लेकिन सत्ता बदलने के साथ ही इन पर भी कानून का शिकंजा कसने लगा है। जनता अब इन अपराधियों को सीधे पुलिस को सौंप रही है। सॉल्ट लेक के सीए मार्केट में जनता ने तोलाबाज चंदन भट्टाचार्य को पकड़ लिया। चंदन भट्टाचार्य ममता बनर्जी के शासनकाल में इस मार्केट में जबरन वसूली करता था, जिसे जनता ने पकड़कर खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं उत्तर हावड़ा के सांकराइला इलाके से छोटा डॉन के नाम से मशहूर शाहीन मोल्ला को भी पुलिस ने जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने शाहीन मोल्ला के कमर में रस्सी बांधकर पूरे इलाके में घुमाया। वहीं एक दिन पहले तृणमूल शासन के दौरान कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर गैंगस्टर आकाश सिंह ने माफिया राज कायम रखा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही पुलिस ने आकाश सिंह का सिर मुंडवाकर पूरे शहर में घुमाया।
तृणमूल के पूर्व विधायक के करीबी गैंगस्टर आकाश पर पुलिस के ऊपर गोली चलाने और अवैध वसूली का आरोप है। ये कार्रवाई अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि अब पश्चिम बंगाल में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट नेक्सस को तोड़ने के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि देश में सरकार ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उठा रही है बड़े कदम। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान। अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच सच MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आने वाले कृषि सीजन के लिए भी किसी तरह की कोई उर्वरक की आशंका की कमी की स्थिति नहीं है। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने को लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ तमाम प्रकार की साझेदारियों को मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं सरकार बहुस्तरीय रणनीति पर भी लगातार काम कर रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत में उर्वरक और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और आगामी सीजन के लिए उर्वरक की भी पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने ये भी बताया कि एलपीजी रिफाइनरी का उत्पादन प्रतिदिन 50,000 टन तक पहुंच गया है और अमेरिका समेत कई देशों से ऊर्जा स्रोत बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही मंत्रालय ने लोगों से घबराहट में बुकिंग न करने की भी सलाह दी। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स तो अफेक्टेड हैं, जैसे कि 40% ऑफ आर क्रूड इंपोर्ट, 90% ऑफ आर एलपीजी इंपोर्ट एंड ऑलमोस्ट 65% ऑफ आर नेचुरल गैस इंपोर्ट. But all efforts have been made to ensure the smooth supplies of petroleum products within the country. और इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज़ टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ. रिटेल आउटलेट्स पर कुछ स्टेट्स के अंदर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जैसे
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी। और जो मेन कारण एनालिसिस के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड है और इसके अलावा कुछ बल्क जो डिमांड है वो भी रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। इसके अलावा जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनकी डिमांड भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। वहीं उर्वरक विभाग की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों की उपलब्धता वर्तमान में बेहद मजबूत और आरामदायक स्थिति में है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आने वाले समय में भी उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। The overall stock position of fertilizer in the country remains comfortable. Against the assessment of 390.54 lakh metric ton for this year, the stock as on date is 200.12 LMT, that is more than 51% and significantly higher than the usual level of 33%. Besides, the domestic production and import of fertilizer after the crisis has been substantial. Total domestic production has been about 95 lakh metric ton and about 22.60 lakh metric tons of imports have reached our shores. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 मई को यूएई यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे विशेष रूप से एलपीजी आपूर्ति के मामले में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मजबूत हुए। There were agreements on investments, so flow of fresh investments from Abu Dhabi, from UAE into India, into Indian entities in infrastructure and other sectors. In addition, we also signed a framework for the defense strategic partnership, which is again given a boost to our defense partnership with UAE. In addition to that, our missions in the region, they continue to be in touch with Indian diaspora for their welfare and for their well-being. We are also extending all possible help to our seafaring community, which is in large numbers in the Gulf region. पूरा विश्व इस समय पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित है। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी है और समय-समय पर जनता को सरकार के कदमों की जानकारी भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। होर्मुज संकट और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच भारत में भी पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि वैश्विक तुलना में भारत में अब भी आम आदमी पर अपेक्षाकृत बहुत कम बोझ डाला गया है। आखिर दुनिया के दूसरे देशों में हालात क्या हैं और भारत खुद को किस तरह संतुलन मॉडल के रूप में पेश कर रहा है, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संकट गहराने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार पर असर पड़ा और ऊर्जा बाजारों में भारी उथल-पुथल शुरू हो गई। सबसे ज्यादा असर तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ा। दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक ईंधन कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 90% और डीजल में 112% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पाकिस्तान में पेट्रोल करीब 55% और डीजल लगभग 45% महंगा हुआ। यूएई में भी पेट्रोल की कीमतों में 52% तक उछाल आया। श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भी पेट्रोल की कीमतों में 38 से 58% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। कई देशों में सरकारों को सब्सिडी कम करनी पड़ी और ऊर्जा बचत उपाय लागू करने पड़े। अमेरिका में गैसोलीन की कीमतों में करीब 44% और डीजल में 48% तक बढ़ोतरी हुई। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में पेट्रोल $5 प्रति गैलन के ऊपर पहुंच गया। यूरोप में भी ऊर्जा संकट गहराया। फ्रांस में पेट्रोल 22% और डीजल 30% तक महंगा हुआ। जर्मनी, ब्रिटेन और इटली में भी तेज उछाल दर्ज किया गया। चीन में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 22% और जापान में करीब 10% बढ़ोतरी हुई। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में भी भारी दबाव देखा गया। इसके मुकाबले भारत में दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल की कीमतों में लगभग 7.7% और डीजल में करीब 8.6% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में वृद्धि कई देशों की तुलना में नियंत्रित रखी गई।
सरकार का तर्क है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 88 से 89% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। वैश्विक कीमतों का असर आम जनता पर कम से कम रखने के लिए सरकार ने पहले ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती की और सरकारी तेल कंपनियों ने लंबे समय तक घाटा झेलकर कीमतों को नियंत्रित भी रखा। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर कीमतों को पूरी तरह रोका जाता तो विदेशी मुद्रा भंडार, राजकोषीय घाटे और तेल कंपनियों पर भारी दबाव पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का रास्ता इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसलिए इसका असर लगभग हर देश जो कि आयातक है तेल का, उस पर पड़ रहा है। दक्षिण एशिया, यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके मुकाबले यदि हम भारत पर दृष्टिपात करते हैं तो देखेंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपेक्षाकृत सीमित वृद्धि हुई है। दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल करीब 7.7% और डीजल करीब 8.6% महंगा हुआ। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि टैक्स में और कटौती कर आम आदमी को और राहत दी जा सकती थी, लेकिन सरकार खुद को ऐसे मॉडल के रूप में पेश कर रही है जहां वैश्विक संकट के बावजूद कीमतों को पूरी तरह अनियंत्रित नहीं होने दिया गया। यानी पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक तेल उछाल के बीच भारत एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां एक तरफ आयातित ऊर्जा का दबाव है और दूसरी तरफ आम आदमी पर असर सीमित रखने की चुनौती भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, इसलिए आज ही पैसाबाजार.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में, वो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है। पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं। और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक कल आयोजित होगी। इससे पहले आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठक के दौरान अपने प्रारंभिक वक्तव्य में डॉक्टर जयशंकर ने भारत जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति, समुद्री हितों तथा आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बताया। Between India and Japan, of course, we have a special strategic and global partnership, and that signals that our ties have a larger implication, larger importance, larger impact.
And one example of that will be tomorrow when we meet in the Quad format to discuss how to advance a free and open Indo-Pacific. Today, I look forward to discussing our bilateral cooperation, to discussing global and regional issues. And I think particularly in this current situation, what is happening in West Asia or the Middle East is important because we are both energy importing nations, we are big trading nations, we have maritime interests. I would also like to discuss with you economic security issues because I think today that is very important concern for all major economies. और खबर खेल से जुड़ी हुई, वियतनाम में आयोजित हो रही कुश्ती की अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पहलवान अक्षय ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अक्षय ने कजाकिस्तान के पहलवान येलामन अमन गेल्दी को 4-2 से हराकर ये कामयाबी हासिल की है। वहीं एक अन्य भारतीय पहलवान विक्की ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक की चमक से देश को गौरवान्वित किया है। तो खेल की इन्हीं खबरों के साथ में न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले, लाए हैं फ्रेश लॉक